आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी और इश्तियाल अंगेज बयानबाजी करने के मामले में दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। इस मामले में बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान में कई नाम बड़े चौंकाने वाले हैं। प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का डायरेक्टर है। इस बैनर के तहत जंतर मंतर पर भारत छोड़ो तहरीक के नाम से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। अश्विनी उपाध्याय के जेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों ने गैर मुहज़्ज़ब, काबिल एतराज और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए थे। हम आपको बताते चलें कि दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में निकाले गए मार्च के दौरान फिरकावाराना नारे लगाए गए और इसका बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। तो दूसरी जानिब अक़लियती कमीशन ने भी इसका नोटिस लिया है और इंतजामिया ने बाकायदा इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी जमा की है। लेकिन जिस तरह का पूरा मामला हुआ है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आखिर शांति पर किसकी नजर है? पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है? नफरत को आखिर कौन बढ़ावा देना चाह रहा है? हेट स्पीच के पीछे आखिर क्या कुछ कारफरमा है? और सबसे अहम यह हो जाता है जब मुल्क का नाम हो उससे जोड़ा जा रहा हो, भारत का नाम जोड़ा जा रहा हो, तो सवाल यही उठता है कि भारत के नाम के साथ क्या साजिश की जा रही है या फिर यह सियासत है? क्योंकि उसी जंतर मंतर पर किसान लगातार एहतजाज कर रहे हैं और सवाल यह भी उठता है कि कहीं किसानों की तहरीक को कमजोर करने के लिए यह पूरा दूसरी तहरीक एक ऑर्गेनाइज तो नहीं की जा रही है, या किसानों की तहरीक को कमजोर करने के लिए यह पूरा प्रोग्राम मुनज़्ज़म तो नहीं किया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में जहां पर जिसे गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वहां पर इस तरह की जब नारेबाजी होती है, पार्लियामेंट के कुछ फासले पर जब नफरत की आवाजें उठती हैं, तो इस पर कई तरह के सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की नफरत अंगेज जबान पर या इस तरह की बोली पर लगाम कैसे लगेगी और कब लगेगी। और चलिए, इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब, जो कि चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो इस वक्त राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम पहलुओं पे, कानूनी पहलू पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आखिर इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की गई, या आखिर नफरत को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। फिरोज अहमद बख्त साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, बहुत सारे इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। फिरोज साहब, जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ 2 दिन पहले, सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें जिस तरह के नारेबाजी की जा रही थी। हालांकि मुंतजमीन का कहना है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन जो कुछ हुआ उसके चश्मदीद गवाह भी हैं और पुलिस ने बाकायदा लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे वाकये को किस तरह से देखते हैं आप? फिरोज साहब, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, शायद फिरोज बख्त साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही, दोबारा से हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट शाहिद अली साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद अली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? शाहिद अली साहब, कानूनी एतबार से अगर देखा जाए, क्योंकि आपका ताल्लुक भी दिल्ली से है, जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, जिस तरह से नफरत अंगेज नारेबाजी वहां पर की गई और उसके बाद पुलिस, हालांकि पुलिस से एक्शन में आई और फौरन कार्रवाई हुई, इस पूरे वाकये को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाली पॉलिटिक्स चल रही है बहुत दिन से, और नफरत फैलाने वाले लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। जब दिल्ली जैसी जगह में, जो कि राजधानी है, इस तरह के खुलेआम नारे लगा रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो बेसिकली हम दिल्ली पुलिस के इस कदम का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन साथ साथ इस बात की डिमांड करते हैं कि उनको ये मामूली सी जो आईपीसी की धारा है इसमें ही नहीं, बल्कि यूएपीए जैसे जो कानून है, सख्त कानून है,
उसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा वक्त में कोई भी आदमी, चाहे वो किसी मजहब का हो, दूसरे मजहब के लोगों को बुरा नहीं कर सके, उनके खिलाफ नफरत नहीं फैला सके। इस तरह से बताइए, सरेआम राजधानी में पार्लियामेंट के बिल्कुल नजदीक जब पार्लियामेंट चल रही है, नारे लगा रहे हैं कि साहब मार दो, काट दो, और ना सिर्फ दूसरे मजहब के लोगों को बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए भी, यानी जिनको ईश्वर कहते हैं। तो ये इतने ज्यादा लोग नफरत की उसमें हैं, आग में, कि अभी आपसे पहले जिन साहब का आप नाम ले रहे थे अभी, ये बख्श साहब, ये खुद भी वहां पर मौजूद है, ये खुद भी उस प्रोग्राम करने वालों में शामिल है। तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को जब टेलीविजन पर बुला के उनको महिमा मंडन किया जाएगा तो किस तरह से देश चलेगा। तो देश को तोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, देश को जोड़ने वाले लोग चाहिए। और ये चाहे किसी के चांसलर हो या कहीं के कुछ भी हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि इनके मंच से जहां पर इस तरह की चीजें हुई हैं, देश को तोड़ने की कोशिश हुई है, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है, हम डिमांड करते हैं कि फजल वक्त साहब के खिलाफ भी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, कानूनी। ठीक ठीक है, क्योंकि फिरोज बख्श साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो खुद उस प्रोग्राम में शायद मौजूद थे, जिस तरह से शाहिद अली साहब बता रहे हैं। मैं फिरोज बख्श साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है फिरोज बख्श साहब? अब आ रही है, आई कैन लिसन टू यू। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आ रही है, अब आ रही है फिरोज बख्श साहब, बात यह भी निकल कर आ रही कि जिस प्रोग्राम के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस प्रोग्राम में आप भी शामिल थे। क्या कुछ आपने वहां पर देखा, या इस पूरे प्रोग्राम की सच्चाई क्या कुछ है फिरोज बख्श साहब? फिर चला गया। फिरोज साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? फिरोज बख्श साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं हुजूर? जी जी जी, मेरी आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, आप कंटिन्यू करें सर। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ यहाँ ग्लिचेस हैं कनेक्शन के अंदर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उस प्रोग्राम में मैं शामिल था, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। और हम सभी लोग अच्छी नीयत से गए थे, और मैं 10 बजे वहां पहुंच गया और 11:50 में मैं वहां से आ गया था। तो 10 बजे से लेके 11:50 के बीच तक कोई भी वहां पे इस किस्म के जहरीले और खतरनाक नारे नहीं लगाए गए। ठीक है, ये जो नारे लगाए गए, इनकी वीडियोस मैंने देखी है, नारे भी सुने हैं। मैं नारों को ना कभी दोहराऊंगा और ना कभी उनको मैं सोचता हूं किसी को दोहराना चाहिए। बड़े गलीज नारे थे। तो ये नारे उस प्रोग्राम से मुताल्लिक बिल्कुल नहीं है। वो प्रोग्राम 12 बजे खत्म हो गया था, मैं 11:50 पे आ गया था। अश्वनी उपाध्याय, उनकी टीम जो है वही 12 बजे घर चली गई थी, क्योंकि पुलिस ने डिस्कनेक्ट कर दिया था इसको, माइक को। अलावा इसके बारिश भी आ गई थी। ये 3-4 बजे कुछ लोग आए, पता नहीं क्या इसमें साजिश थी, क्या था। अश्वनी उपाध्याय देखिए, वो लॉ मेकर हैं, ही इज नॉट अ लॉ ब्रेकर। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, हो सकता है एक लॉबी उनके पीछे लगी हुई है। उन्होंने क्या मुद्दे उठाए? कॉमन सिविल कोड की बात उन्होंने की है, पुराने घिसे पिटे जो कानून हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के, जो हर एक के खिलाफ हैं, जो आपके खिलाफ भी हैं, जो मेरे खिलाफ भी हैं, पुलिस वालों के खिलाफ हैं, हर एक इंसान के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कानून को बदलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जो अपने जो जनसंख्या है, जो आपकी आबादी है, बहुत ज्यादा बड़ी आबादी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने 110 PILs जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। एक भी PIL उनकी जो है पर्सनल इंटरेस्ट की नहीं है, सारी पब्लिक इंटरेस्ट की, हमारे आपके लिए हैं। तो ये आदमी तो इतना, मैं समझता हूँ कि सेवा का काम कर रहा है। ये आदमी इस किस्म का सर्विस का काम कर रहा है। इसका कोई लेना देना नहीं है उन नारे लगाने वालों से, क्योंकि बहुत ही साफ नहीं। लेकिन फिरोज साहब, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस वीडियो में बाकायदा वो पोस्टर भी दिख रहा है जिसमें अश्वनी उपाध्याय भी हैं, जिसमें उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी मौजूद हैं, और उन लोगों की तस्वीर भी उस पोस्टर पर मौजूद है। नारों को पसंद करेंगे, हरगिज नहीं। मतलब किसी भी तरह अगर कोई इंसान है चेहरे मोहरे से दिखने वाला। फिरोज बख्श साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, हम चाहेंगे कि उन्हें कनेक्ट किया जाए। मैं शाहिद अली साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। शाहिद साहब, फिरोज बख्श साहब का जो उन्होंने कहा, क्योंकि वो खुद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग वहां पर थे उस वक्त तक इस तरह की नारेबाजी नहीं हुई, कौन लोग थे, और उन्होंने खुद इसे बाकायदा कंडेम किया है।
क्योंकि हमारी आवाज शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आपने कहा कि मुल्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आखिर ये कौन लोग हैं जो अमन को पसंद नहीं करते हैं, जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मुल्क में? देखिए ना आप, अभी आपने खुद ये बताया कि पीछे पोस्टर दिख रहा है, उसमें उपाध्याय जी भी दिख रहे हैं पोस्टर में। बिल्कुल। और ये शख्स यहाँ पर टेलीविजन में बैठ के कह रहे हैं, ये क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं वो लॉ मेकर है साहब, वो लॉ मेकर नहीं है। ये इस तरह के तो लोग हैं। इन्हीं लोगों की तो दरअसल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन लोगों को तो पकड़ा जाना चाहिए। ये जो अपने चेहरे को छुपा के घूमते हैं चारों तरफ और बड़े ये अच्छे लोग बन जाते हैं कि हम तो लॉ मेकर हैं और हम तो देखिए साहब कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये इनके मुताबिक अच्छी हो सकती है, ये इनके मुताबिक अच्छी इसलिए हो सकती है क्योंकि यही चीज देश को तोड़ने वाली चीजें हैं। जिस तरह की तोड़, और वहां से नारे लगवाने का मतलब बताइए, कॉमन सिविल कोड एक अलग बात है, अब वहां से नारे लगवा रहे, ये इसकी दरअसल पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जितने भी लोग इसके पीछे हैं। और खासतौर से वही लोग इसके पीछे होंगे जो आज ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ पर कि साहब उपाध्याय साहब लॉ मेकर है, लॉ मेकर नहीं है, कि साहब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया था। ये कह रही 11:30 बजे मैं आ गया था वहां से, ये किस आधार पर कह रही 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया था। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता है, इसमें इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, तब सब चीज समझ में आएगी। कोई प्रोग्राम हो जाता है। मैं फिरोज बख्त साहब आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज बख्त साहब, आपने कहा कि हम लोग जब निकल गए उसके बाद इस तरह की बयानबाजी हुई और इस तरह के नारे लगाए गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अश्वनी उपाध्याय का चेहरा भी दिख रहा है, उस पोस्टर में अश्वनी उपाध्याय भी है, जिस पोस्टर के पास लोग खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो कैसे ये माना जाए कि जो प्रोग्राम भारत छोड़ो आंदोलन, जो प्रोग्राम वहां पर मुनक्किद किया गया था, वो और नारे लगाने वाले अलग अलग हैं? ये कैसे माना जाए? भारत जोड़ो, जी। हाँ, देखिए मैं बताता हूं आपको, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो आंदोलन चला रहे हैं ये कामयाब आंदोलन है, काफी दिन से चला रहे हैं। इसका नाम है भारत जोड़ो आंदोलन। और ये भारत तोड़ो आंदोलन नहीं है, जिस तरह की बात हमारे वकील साहब कर रहे हैं वो तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, मुझसे छोटे हैं, चूंकि वकील हैं, प्रोफेशनल है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि जी उनका पोस्टर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पोस्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम उन्होंने किया था, लेकिन ये सारा प्रोग्राम जो था दैट वाज बेस्ड ऑन लीगल ऑन लीगल एस्पेक्ट्स, कि भाई सिविल कोड में क्या क्या होना चाहिए, एक निशान, एक झंडा, एक मुल्क और एक तालीम, एक पुलिस का कानून होना चाहिए, एक जो है सेहत का कानून होना चाहिए, स्कूलों में भी एक ही बोर्ड होना चाहिए, 10वीं, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और तकरीबन 11:50 तक तो मैंने उन्हें सुना है, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि इन नारों का कोई कहीं से कहीं तक कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जरूर होता है कि इस तरह की कोई चीजें होती हैं। पूरी दुनिया को पता था कि जंतर मंतर पे ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, तो एक लॉबी ऐसी है जो कि इस हुकूमत को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे, जैसे देखिए ना, पिछले कुछ 50-60 साल में ऐसा ही हुआ है कि मुसलमानों को भगवा रंग से, बीजेपी से, जनसंघ से, आरएसएस से डरा करके उनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। उनको अच्छी तालीम नहीं दी गई, उनके मोहल्लों में बजाय स्कूलों के, डिस्पेंसरीज के, स्टेडियम्स के, स्पोर्ट्स के मैदानों के वहां थाने बनाए जाने लगे। इसमें ढका छुपा क्या है? जो जंतर मंतर पर जिस तरह से नारेबाजी की गई, तो कहीं ना कहीं तो मुसलमानों को डराने की ही कोशिश की जा रही है, तो इसमें अब कुछ ढका छुपा तो नहीं रह गया? नहीं, मेरी बात हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए, मुसलमान इस तरह के नारों से डरने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान अल्लाह से डरता है, और मुसलमान का खून इस मुल्क की मिट्टी की आजादी में मिला हुआ है। तो मुसलमान तो निडर है, अल्लाह से डरता है, वो तो सर पे कफन बांध के चलता है, ऐसे नारों से नहीं डरता। ये जिन्होंने नारेबाजी करी है, मैं फिर बबांगे दहल कहता हूं, इस नारेबाजी का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है अश्वनी साहब से या उनके साथ जो लोग थे। हाँ, कुछ लोग अगर भगवा कपड़े पहन के, अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, राहुल गांधी जंतर मंतर पे एक मीटिंग करते हैं, कोई जो भी है अपनी पॉलिटिकल मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग के बाद आके अगर वहां पे कोई जो है गालियां देने लगे, मोदी जी के खिलाफ नारे देने लगे, तो क्या हम राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे? ये तो ऐसा ही हुआ। तो देखिए, उन नारों को
और उस मीटिंग को 12 बजे बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था। पुलिस वालों ने उसको मीटिंग को खत्म कर दिया था, माइक वाइक के कनेक्शन निकाल दिए थे। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, कोई इसमें बच नहीं पाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है और पल पल की चीजें एक तरह से मेरी बात पूरी होने दीजिए, कैमरों में कैद हो जाती है। तो ऐसे में दूध का दूध और पानी का पानी होगा जब ये तमाम चीजें अदालत के सामने होंगी, इंतजामिया के सामने होंगी। मैं फिरोज साहब दोबारा से आपके पास आऊंगा। मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए। तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ संकेत गुप्ता जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। संकेत गुप्ता जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं तहसीन पूनावाला जी, जो कुछ 2 दिन पहले जंतर मंतर पर हुआ, पार्लियामेंट से कुछ फासले पर, कुछ दूरी पर मुल्क के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का जहर उगला गया, इसे किस तरह से देखा जाए? क्योंकि उसी जंतर मंतर पर लोग इंसाफ के लिए धरना देते हैं, लोग इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहीं पर नफरत की आवाजें गूंज रही हैं। जो हुआ उस दिन जंतर मंतर पर, इससे मुझे बिल्कुल हैरानी या परेशानी नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे, तो कोविड का भी जो सेकेंड वेव में इतना कहर मचाओ, सब इनको लगता है खत्म हो गया है, तो जहर की राजनीति करनी है, लोगों को बांटना है, तो वो यही करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये करते आ रही है, इनके समर्थक ही कर रहे हैं। और अगर आपके शो पर जो लोग यहाँ बैठे हुए कहते हैं कि उन्होंने ये नारे नहीं लगाए, तो क्या दिल्ली पुलिस झूठ कह रही है? दिल्ली पुलिस ने किसी को इमीडिएटली तो अरेस्ट नहीं किया। 153 जैसे संगीन आरोप लगाया है जो लोग ऑर्गेनाइजर थे उन पर। और ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं अंग्रेजी में। ये दिल्ली पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द वीडियोस, हैज गॉट लीड, यानी कि दिल्ली पुलिस इन वीडियोस की जांच कर रही है और उनके पास कोई लीड नहीं, ऑफिशियल। इसके बाद उसका स्टेटमेंट है दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया जो लोग वहां पर थे और उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो जब दिल्ली पुलिस ने जांच करते कार्रवाई की, तो जो आपके शो पे बैठे हो कह रहे कि वो झूठी जांच थी, झूठी कार्रवाई थी, क्या ये उनका आरोप है दिल्ली पुलिस पर? कब तक हम इस मुल्क में इस तरह के नारे सहेंगे कि हम इनको काटेंगे, हम उनको काटेंगे, दंगों को अपने कपड़े से पहचाने को हम पहचान सकते हैं, कहीं कुछ हो गया तो भारत पाकिस्तान की बात करना? कब तक इस मुल्क में हम सहेंगे? हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। बेरोजगारी 40 साल के जो बेरोजगारी इस मुल्क में नहीं देखी, वो उससे ज्यादा बेरोजगारी आज हो चुकी है। 40 साल पहले कम बेरोजगारी, 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी इस मुल्क में होती है। कब तक हम लोगों को बांटेंगे? ये इसलिए बांट रहे कि मेरे पास और कुछ नहीं है डेवलपमेंट नहीं। देखिए, बेरोजगारी हो, लोग भूखों मरे तो उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर मुल्क में नफरत की इस तरह से आवाजें बुलंद होती रही तो इसका फिर हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में सभी को सोचना होगा कि मुल्क जो हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है उसी पर लौट कर आना होगा और नफरत की कोई गुंजाइश हिंदुस्तान में नहीं है। मैं संकेत गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। संकेत गुप्ता जी, क्या वाकई में क्या अब सियासत करने के लिए नफरत का सहारा लिया जाएगा? क्या यूपी के चुनाव से पहले इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उसी जंतर मंतर पर जहां पर किसान कानून को हटाने के लिए अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं? क्या उन किसानों की तहरीक को कमजोर करने के लिए इस तरह का आंदोलन किया जाता है? संकेत गुप्ता जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, शायद संकेत गुप्ता मुझे नहीं सुन पा रहे। मैं शाहिद अली साहब आपके पास आना चाहूंगा। शाहिद अली साहब, क्योंकि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि फिरोज बख्त साहब खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो नहीं मानते हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो लोग कसूरवार हैं या वो लोग मुलजिम हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई, क्या इस कार्रवाई को माना जाए कि नफरत के इस खेल को मिटाने के लिए या इस तरह की नफरत की जो आवाज बुलंद हुई, जिस तरह की नारेबाजी की गई, इतनी कार्रवाई काफी है? देखिए, इतनी कार्रवाई काफी है या नहीं ये तो एक अलग बात है, लेकिन
एक खुशी की बात यह है कि पहली बार जब से 2014 से मोदी जी की हुकूमत आई है, मेरे ख्याल है पहली बार इस तरह की किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर पहले कार्रवाई कपिल मिश्रा एंड कंपनी के खिलाफ हो जाती, जब उन्होंने ये कनॉट प्लेस में नारे लगाए थे, गोली मारो सालों को, तो मेरे ख्याल है ये उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन एक कहावत है, देर आया दुरुस्त आया। आज उसमें कार्रवाई हो रही है। हमें यकीन है कि जिस गंगा जमनी तहजीब के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, या जिसके लिए हमारे बड़ों ने अपनी जानें कुर्बान की, अंग्रेजों से लड़े एक खूबसूरत भारत बनाने के लिए, जहाँ हिंदू मुसलमान और तमाम मजहब के लोग एक साथ रह सकें, मेरा ख्याल यह है कि उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज उनकी रूह को जरूर ये सुकून मिलेगा कि चलिए देर आया दुरुस्त आया, एक आखिर में कार्रवाई तो हुई। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ नाम निहाद के लिए ना रह जाए, ये कार्रवाई उन लोगों को हीरो बनाने के लिए ना रह जाए। इस कार्रवाई में जब तक यूएपीए नहीं लगेगा, बिल्कुल एक सबक होना चाहिए। जितने भी पीछे की तरफ जितने भी इनके पीछे लोग खड़े हुए हैं, जब तक उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई नहीं होंगी सख्त वाली, तब तक ये कार्रवाई अपने आप में कोई कार्रवाई नहीं मानी जा सकती है। इसलिए कि इसमें बहुत सख्त तरीन कार्रवाई की इसलिए जरूरत है कि पूरे देश में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, गंगा जमनी तहजीब को जोड़ने वाला मैसेज जाएगा, पूरे भारत को ताकत करने वाला मैसेज जाएगा, जिसकी बहुत जरूरत आज के वक्त में है शायद। ठीक है, फिरोज बख्श साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज बख्श साहब, कौन लोग हैं आखिर ये लोग जो तोड़ने की बातें करते हैं? आप लोग जमा हुए थे भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर, लेकिन उसके बाद ये तोड़ने की बातें कहां से शुरू हो गई? नफरत को आखिर बढ़ावा कौन देना चाह रहा है? हाँ देखिए जी अबू हुरैरा साहब, बहुत सही आपने बात कही और मुझे खुशी इस बात की है। मैं आई विल टेक द क्यू फ्रॉम जो वकील साहब ने एक बात कही, गंगा जमनी तहजीब, इसी क्यू को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में हमेशा से गंगा जमनी तहजीब और साझा विरासत का जो है दौर दौरा रहा है। कोई भी हो, आप ये देखिए, मुगलों ने इतने साल हुकूमत करी, ठीक है, वो गंगा जमनी तहजीब से रहे। वो चाहते तो सिखों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का सफाया कर सकते थे, नहीं, ठीक है। उसी तरह से हिंदुस्तान में जो भी हुकूमत आएगी, सबको, जैसे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी तरह का मॉड्यूल यहाँ होगा। चाहे वो नेहरू की हुकूमत हो, चाहे वाजपेयी साहब की हो या मोदी साहब की हो, इसमें सब एक साथ रहेंगे, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहेंगे। अब ये कौन लोग हैं जो शरारत करते हैं? एक सेकंड, एक बात देखिए, आप लोगों को भी निकल कर आना होगा। गंगा जमनी तहजीब जब भी परवान चढ़ेगी, जब आप लोग निकल कर आएंगे। सुनिए, हाँ नहीं, हम निकल साहब, क्योंकि सर मेरे पास वक्त कम बचा है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी मेरे साथ जुड़े हैं। एक सवाल मैं उनसे ले लेता हूं। संकेत गुप्ता जी, संकेत गुप्ता जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। संकेत गुप्ता जी, कौन लोग हैं जो मुल्क को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सिख ईसाई कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो नफरत को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी लोग मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग धर्म के नाम पर ये गंदी राजनीति करना चाहते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है, वो धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करती है। उसको जो भी लोग ऐसे नारे कर धार्मिक लोगों को उत्तेजना फैलाकर भड़काना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका सख्त विरोध करती है। कहाँ विरोध हुआ? कपिल मिश्रा का विरोध कहां पर बीजेपी ने किया था? वो मैटर कोर्ट में चला। कोर्ट ने जब उनके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं किया, कोर्ट ने जब स्टे किया, तब वो एफआईआर रुकी जनाब। इसमें सरकार की कार्रवाई में कोई डिले नहीं है। सरकार ने यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया। 153 और 188 में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने समन किया है। ऐसा नहीं है कि 1% भी अगर कोई विशेष समुदाय के अगेंस्ट अगर किसी ने कुछ बोला है तो भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि धर्म में कोई भी किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण देने के लिए परमिटेड हो और किसी को भी हमारे धार्मिक सद्भाव से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं तहसीन पूनावाला जी, कार्रवाई तो बिल्कुल जल्दी हुई, बहुत कम वक्त में पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मुलजिम है उन्हें गिरफ्तार किया है। कार्रवाई से क्या मुतमईन है क्या, या इस पर और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? ये बहुत छोटे लोग थे जिनको गिरफ्तार किया। इनको गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि एक तो प्रेशर था और बड़े बीजेपी नेता। मैं फिरोज साहब आ रहा हूं जी। बड़े बीजेपी नेताओं को कब गिरफ्तार किया है? तब किया है। अब बताइए, जिस राजधानी में देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगे, मैं आगे की भाषा नहीं प्रयोग कर सकता, यूनियन मिनिस्टर थे, वो एनकरेज कर रहे थे इस तरह के नारे। कपिल मिश्रा जी का तो आपने बताया ही, उदाहरण दिया है। तो डीसीपी साहब के बाजू में खड़े हुए थे, उन्होंने धमकियां दी
और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कल तक इस पर आप कार्रवाई कीजिए, और उस हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर हो गया। मैं कोई भी चीज बनी बनाया नहीं कह रहा हूं, आपके शो पर कह रहा हूं, और उसके बावजूद हुकूमत ने एफआईआर नहीं किया। छोटे मोटे लोग को अरेस्ट करने से क्या होगा? आपको याद है उत्तर प्रदेश का, आप फैक्ट चेक कीजिए मुझे, आदित्यनाथ जी स्टेज पर बैठे होते, उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो, और उस स्टेज पर बैठे हुए आदित्यनाथ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाजू में आदमी जो स्पीच दे रहा है वो कहता है कि जो मुसलमान औरतों को दफन किया गया है उनकी बॉडी को निकाल के उनका बलात्कार करना चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस भाषण को नहीं रोकता है, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सारी केसेस अपने पर विड्रॉ कर देते हैं। फिरोज बख्श साहब, बिल्कुल मेरे पास अब टाइम नहीं बचा, लास्ट कमेंट। इस तरह की नफरत की अगर बातें होंगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मुल्क को तो आगे बढ़ने की बात की जा रही है। कहां पर वजीर आजम साहब यूएनएससी की सदारत कर रहे हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ने की बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर, हमारे कैपिटल और दिल्ली के अंदर जो हिंदुस्तान का दिल है, वहां पर इस तरह की नफरत। जी। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है। देखिए, मैं अभी एक बात ये कह रहा था जो पिछले मेरे कोर्ट में पूरी नहीं हो पाई। देखिए, तहसीन साहब हमेशा ये कहते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के करीब जो है माहौल को गरमाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में तो इलेक्शन 12 मासी होते हैं, कहीं ना कहीं होते रहते हैं। कोई ऐसी अगर अनफॉर्चुनेट कोई वाकया हो तो आप यही कहेंगे कि इलेक्शन के हिसाब से। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए, आपके दौर में तकरीबन छोटे बड़े 2 लाख कम्युनल राइट्स हुए। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, फिरोज अहमद बख्श साहब, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, और जाहिर सी बात है कि मुल्क नफरत से नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और इत्तेहाद से ही तरक्की करेगा, और इस पर सभी को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल वक्त की मेरे पास गुंजाइश नहीं है, सभी से बहुत बहुत माजरत, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।